सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं, टैक्सिंग ड्रामा इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है टैक्सेशन डिस्प्यूट्स पे, ऐसे डिस्प्यूट्स जो टैक्स को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कई इंटरनेशनल कंपनीज के बीच में चल रहे हैं और क्या इन डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट आया है। शुरू करेंगे। इकोनॉमिक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। ये आपका क्विज है। 4 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। अगले आधे पौने घंटे में पूरे मन से आप आर्टिकल को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का निकलेगा, 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे ग्रामर और वोकैबुलरी के। तो मन से सीखोगे और फिर 4 में से 4 मार्क्स को स्कोर करोगे। क्लास के लास्ट में मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, अभी भी इसको एक ट्राई आप दे सकते हैं। चलिए शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस के नोटिफिकेशन अगर आपको वक्त पे चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है टैक्सिंग ड्रामा। देखिए, ड्रामा का मतलब आप जानते हैं, नाटक, ढोंग। टैक्सिंग का मतलब है समथिंग रिलेटिंग टू टैक्सेस। कह रहा है पूरी दुनिया में इंडिया का एक ड्रामा चल रहा है टैक्सेस को लेकर के, है ना। अब वो ड्रामा क्या है? ऑन रेट्रोएक्टिव टैक्स डिस्प्यूट्स। बात की जा रही है ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे डिसएग्रीमेंट्स, ऐसे झगड़ों की, ऐसे लड़ाइयों की जो रेट्रोएक्टिव टैक्स के ऊपर बेस्ड है। अब ये रेट्रोएक्टिव टैक्स आपको समझना है होता क्या है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे। मान लीजिए आप आज गाड़ी लेकर के आए 1 लाख रुपए की। गाड़ी के ऊपर 30% टैक्स था, वो भी आपने पे किया। 1,30,000 रुपये में गाड़ी अपने घर ले आए। अब आज से 10 साल बाद सरकार आपके घर एक नोटिस भेज दे और उस नोटिस में लिखा हो कि आपने जो गाड़ी 10 साल पहले ली थी ना, उस पर 30 की बजाय 60% टैक्स लगेगा। अब आप बोलोगे ये कैसी बात हुई, जब ली थी तब 30% था, तब दे के आया हूँ, अब कैसे 60%? तो सरकार क्या बोल रही है, हमने टैक्स लगाया आपकी गाड़ी पर रेट्रोएक्टिव। अब इसका मतलब क्या है? पास्ट में, यानी कि रेट्रो में एक्टिव ये टैक्स है। ऐसा टैक्स है जो आपके पास्ट को इफेक्ट करता है, ना कि फ्यूचर या प्रेजेंट को। तो ऐसा एक बेवकूफ़ी भरा टैक्स इंडिया ने कई गवर्नमेंट, कई जो है इंटरनेशनल कंपनीज पे, एमएनसीज पे लगा दिया। सारी एमएनसीज इंडिया को ले गई इंटरनेशनल कोर्ट्स में, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में। वहाँ पे उन्होंने समझा इस पूरे मामले को और इंडिया के खिलाफ जो अपना फैसला दिया है। अब इंडिया इन सारे टैक्स की भरपाई कर रहा है, जो जो इनसे वसूला था उनको ब्याज और पेनल्टी के साथ वापस करना पड़ रहा है। तो इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है टैक्सिंग ड्रामा चल रहा है इंडिया का पूरी दुनिया में। समझ गए? चलो, रेट्रोएक्टिव आप समझ गए, समथिंग विच इज एक्टिव इन पास्ट। रेट्रो का मतलब ही होता है पास्ट। अब डिटेल में देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। सेशन को एक लाइक और एक शेयर दे दिया करो, बोलना मैं भूल जाता हूँ। आप लाइक और शेयर देते हो, इसको बहुत रीच मिलती है यूट्यूब पे। कह रहा है द सेंटर must conclude the retroactive tax disputes and ensure policy predictability। कह रहा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंटर है, केंद्र सरकार है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, कंक्लूड कर देना चाहिए, फाइनलाइज या फिनिश कर देना चाहिए सारे के सारे रेट्रोएक्टिव टैक्स के डिस्प्यूट्स को। जितने भी झगड़े हमारे चल रहे हैं उन सभी के अंदर कंपनीज को क्लीन चिट दे देनी चाहिए, क्योंकि हम हार ही रहे हैं सारे के सारे केसेस, है ना। और सेंटर को क्या करना चाहिए? इसके अलावा सेंटर को इंश्योर करना चाहिए हमारी पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी को। जब आप ऐसा काम करते हो ना, पुराना टैक्स लगा दिया पुरानी ट्रांजैक्शन पे, तो आपकी पॉलिसी की प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। आपके बाजार में कोई भी आने से पहले 4 दफ़ा सोचता है कि इंडिया में जाऊं और ऐसा ना हो 20-20 साल बाद हमारा टैक्स निकाल दे वहां का आईटी डिपार्टमेंट। तो ये पॉलिसी की प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम हो गई इंडिया में। सरकार को इंश्योर करना है कि ये फिर से सही लेवल पे आ जाए। सेंटर हमारा सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर में। वर्ब्स हैं इसकी 2, पहली मस्ट कंक्लूड, दूसरी मस्ट इंश्योर। दोनों वर्ब्स मिली हुई हैं एंड कंजंक्शन से। सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। पूरे आर्टिकल में आपको मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग की पहली सीढ़ी यही है, सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब अपने दिमाग में आइडेंटिफाई करना। तो साथ में करते जाओ मेरे, है ना। चलो, प्रिडिक्टेबिलिटी को देख लेना। आपकी रिलायबिलिटी या सर्टेनिटी कहलाती है ना। इसके एंटोनिम निकालेंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा हो गया, अन लगा के अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फिर एक वर्ड है चेंजिएबलनेस, है ना, कितने आप चेंज होते हो। फिर एक वर्ड है फिकलनेस। फिकलनेस भी वही होता है। फिकल मतलब चेंज और फिकलनेस मतलब चेंज होने की प्रवृत्ति, आपकी इंक्लिनेशन। इसके लिए एक बहुत अच्छी ईडियम भी है हमारे पास, बता देता हूँ। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, आया समझ में। मान लीजिए आपके पास एक एसी है जिसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल है।
उसको आप गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों पे फिक्स कर सकते हो। सर्दियों में उसको हीटर बना लो, गर्मियों में उसको एयर कंडीशनर बना लो। लेकिन वो ख़राब हो जाए, अचानक से वो एसी ख़राब हो गया, अब कभी तो उसमें से गर्म हवा निकल रही है और कभी उसमें से ठंडी हवा निकल रही है, तो वो एसी जो है टोटली अनप्रडिक्टेबल हो गया है, चेंजेबल हो गया है, फिकल हो गया है ना। तो टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बार बार अपने पैतरे चेंज करना किसी चीज़ के ऊपर, बार बार अपना स्टांस चेंज करना, है ना, ये इडियम का मीनिंग होता है। एसी से जोड़ करके रखोगे तो याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। चलो अब आ जाओ, आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि इसको स्मूथली बढ़ते जाएं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में, 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। इसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। रोज़ इस ग्रुप में मिलती है आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये आपकी वोकैब के लिए मोर देन इनफ है अगर एसएससी बैंक की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इसी के साथ में एक और रिसोर्स मैं आपको बता देता हूँ, खबरी ऐप। देखो मैं अभी बना ही रहा था इसके लिए एक ऑडियो। ये एक ऐप है जिस पे आपको ऑडियो लेक्चर्स मिलते हैं 5-5 मिनट के, मेरे खुद के, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ़ायदा उठा सकते हो इनका। खबरी ऐप को डाउनलोड कर लो, इस पर बहुत सारे ऑडियो लेक्चर्स रखे हैं वोकैब पे, ग्रामर पे। 5-5, 10-10 मिनट आप सुनोगे, आपकी वोकैब और ग्रामर इंप्रूव होगी। ठीक है, कमेंट्स में इसका लिंक डाल रहा हूँ खबरी का। चलिए वोकैब को देख लें। आज एक वर्ड है हमारे पास, क्रेडिबिलिटी, नया वर्ड है। एक वर्ड है बॉय, बहुत पुराना वर्ड है, कई बार कर चुके हैं। ऑब्स्टिनेट, ये भी नया वर्ड है। मर्क्यूरियल पुराना वर्ड है। बेलिजेंट, ये भी पुराना वर्ड है। सारे वर्ड्स को एक एक करके देखेंगे डिटेल में। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है आपकी भरोसेमंदी, ट्रस्ट वर्दीनेस, आपकी विश्वसनीयता, अगर हिंदी में समझते हैं तो, है ना। द प्राइम मिनिस्टर्स क्रेडिबिलिटी हैज़ सफर्ड इन हिज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। पीएम की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो भरोसेमंदी है, वो सफ़र कर गई है इस क्राइसिस की हैंडलिंग में। तो इस क्राइसिस को जैसे उन्होंने हैंडल किया, उसके बाद लोगों का भरोसा उन पर उतना रहा नहीं है ना, क्रेडिबिलिटी सफ़र कर गई है। ये वर्ड आप आज आर्टिकल में देखेंगे। क्रेडिबलनेस और बिलीवेबिलिटी, इसको भी आप बोलते हैं ना, इसी वर्ड के सिनोनिम है। फिर एक वर्ड है बॉय, इसके 2 मीनिंग है। बहुत अच्छा वर्ड है ये। पहला मीनिंग है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को चीयरफुल और लाइवली रखना। और दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ को डूबने ना देना, जो मतलब उसको फ्लोटिंग रखना। फ्लोटिंग समझते हो ना, तैरता हुआ। अगर कोई नाव है, आप उसके ऊपर बैठे हो, समंदर में बहुत बड़ा तूफान है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये यही नाव है जिसकी वजह से मैं बॉय कर रहा हूँ, है ना, इस नाव ने मुझे समंदर में तैरता हुआ रखा है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाया था, उसको यूज़ कैसे करना है। विनिंग द मैच बॉयड द टीम, मैच को जीतने का जो काम है उसने पूरी टीम को बॉय कर दिया, उसने पूरी टीम को चीयरफुल या लाइवली कर दिया, है ना। और उसी तरीके से द सॉल्टी वाटर बॉयड हर एज शी स्वैम टुवर्ड्स द सी शोर, जो नमकीन पानी था समंदर का, उसने उसको फ्लोटिंग रखा, उसने उसको तैरता हुआ रखा, जैसे ही वो या जैसे जैसे वो समंदर के किनारे की तरफ स्विम कर रही थी, तैर रही थी। तो बोट इनकी डूब गई होगी, है ना। सॉल्टी वाटर के अंदर तैरना आसान होता है, अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपको पता होगा। तो सॉल्टी वाटर की वजह से वो तैरती रही और सी शोर तक पहुंच गई। बॉय का मतलब है किसी को फ्लोटिंग रखना। अब ये पूरी जो कहानी इस बॉय वर्ड की बताई है ना, इसका सिनोनिम देखने वाले हो आज, बोल्स्टर। बोल्स्टर एनकरेज करना, सपोर्ट करना, बूस्ट करना, बोल्स्टर करना, अंडरग्रेड करना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। आ गया समझ में। बोल्स्टर को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए एक और वर्ड है हमारे पास, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबर्न या एडमेंट, जिद्दी, ढीठ, इसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। स्टबर्न, एडमेंट, जिद्दी, ढीठ के सिनोनिम है। सम ऑब्स्टिनेट पीपल आर स्टिल अवॉइडिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन। कई जिद्दी ढीठ लोग आज भी अपने वैक्सीनेशन को अवॉइड कर रहे हैं। समझ गए, ऑब्स्टिनेट। अब देखो जिद्दी ढीठ के और भी सिनोनिम हमारे पास अच्छे अच्छे। इंट्रांसिजेंट, ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, इंट्रांसिजेंट। स्टेडफास्ट और हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग हेड वाला आदमी, बैल के दिमाग वाला। समझ में आ रही है बात को। हेड स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ में अड़ जाने वाला जिद्दी दिमाग का आदमी, हेड स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हो। स्टेडफास्ट भी वही होता है। चलिए इसका सिनोनिम है नाउन फॉर्म में, इसका फॉर्म है नाउन फॉर्म ऑब्स्टिनेसी, जिसको आप आज आर्टिकल में देखोगे जिद्दीपना बोलते हैं ऑब्स्टिनेसी को। एक वर्ड है मर्क्यूरियल, जो होता है चेंजेबल, बहुत बदलने वाला।
इसका सिनोनिम आपने देख लिया है अनप्रिडिक्टेबल अभी आर्टिकल में। फैशन डिज़ाइनिंग इज अ मर्क्यूरियल बिजनेस। फैशन डिज़ाइनिंग जो है एक चेंजेबल बिजनेस है। आज आपको कोई फैशन मिला, कल वो फैशन चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत ही मर्क्यूरियल है, बहुत ही इरेटिक है या फिकल है। तो इरेटिक, फिकल, क्विक सिल्वर, अनप्रिडिक्टेबल, मर्क्यूरियल, चेंजेबल, है ना, सबके सब एक दूसरे के सिनोनिम है, बार बार बदलने वाले। लास्ट वर्ड है हमारे पास बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है बहुत एग्रेसिव, बहुत ही वॉयलेंट। इसको बेलिकोज, हॉस्टाइल, वॉयलेंट, कंटेंशियस, एंटागनिस्टिक सब बोल सकते हैं। झगड़े भरा, गुस्से भरा, वॉयलेंस भरा चीज कहलाती है बेलिजरेंट, एक एडजेक्टिव होती है बेलिजरेंट। अ बेलिजरेंट क्राउड ऑफ थाउजेंड्स स्टॉप्ड सेवरल ट्रेन्स इन एजिटेशन। हजारों के एक क्राउड ने, जो बड़ा बेलिजरेंट था, जो बड़ा एग्रेसिव था, उसने कई सारी ट्रेन्स को एजिटेशन में रोक दिया। अभी ट्रेन्स का झगड़ा भी चल रहा है ना बहुत सारा बिहार में, रेलवे वाला, तो वहीं से इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। हजारों का क्राउड बेलिजरेंट था, एग्रेसिव था, ट्रेन्स को रोका, उनको फूंक दिया, है ना, ऐसा आप याद कर सकते हैं। चलिए अब इसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे, वोकैबुलरी वाला मामला अपना हो गया है। अब यही वर्ड्स आर्टिकल में आप देखने वाले हो। खबरी का लिंक डाल रहा हूँ, खबरी पे अगर 5-7 मिनट आप देते हो ना, तो ये बहुत सारे वोकैब हम कर चुके हैं, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। चलो समरी टाइम, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे, समरी मैं आपको दे ही चुका हूँ। ये जो काम किया था इंडिया ने, प्रणब मुखर्जी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तब की बात है, 2012 की, है ना। अब 2012 में पहले किया वोडाफोन के साथ, फिर दूसरा किया एक ब्रिटिश फर्म है जो केन एनर्जी, इसमें आर साइलेंट होता है, केन एनर्जी। दोनों के साथ गवर्नमेंट ने हज़ारों करोड़ का टैक्स इनका जो निकाल के दे दिया इनको। ये दोनों कंपनियां चली गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस हार गई, सरकार को पेनल्टियाँ भी देनी पड़ रही हैं और इनको सारा टैक्स भी वापस करना पड़ रहा है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, गलती तो थी प्रणब मुखर्जी की सरकार की, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी गलती हो गई हमारी गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट डे है। कैसे? ये गवर्नमेंट उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गलती निकाल रही थी इस चीज़ में, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट ने खुद की सरकार बनाई है ना इस पार्टी ने, तो उसके बाद से आज 2022 तक किसी भी गलती को उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब करेक्ट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में या दबाव में आकर के। तो पिछली सरकार की गलतियों को हमें सही करना था। पिछली सरकार तो करके गई बेवकूफ़ी वाला काम, हाल वाली सरकार भी उस काम के ऊपर आंख बंद करके बैठी रही। तो हमारा कहना यही है इस आर्टिकल में कि अगर इंडिया को एक अपनी ब्रांड इक्विटी बनानी है दुनिया भर में, तो ऐसे बेवकूफ़ी वाले कामों से तौबा करनी पड़ेगी, फिर से इनको नहीं करना है। समझ गए? आज की समरी बता दी, टोन है आज की सजेस्टिंग या एडवाइजिंग, एडवाइस कर रहा है सरकार को क्या जरूरी है और क्या होना चाहिए। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है इन व्हाट शुड बी द लास्ट एक्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड वाइडिंग टैक्स डिस्प्यूट ड्रामा। British firm Kane Energy has said it has concluded all steps prescribed by the Indian government in order to be eligible for the refund of a contentious retroactive tax levy. कह रहा है एक ऐसी चीज में इन वट, याद रखना इस स्ट्रक्चर को, एक ऐसे घटना में, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी घटना में। कह रहा है एक ऐसे घटनाक्रम में इन वट, और कौन सा घटनाक्रम, जो कि होना चाहिए आखिरी हरकत, लास्ट एक्ट। और किसकी भाई, एक लंबे से और वाइंड होते हुए टैक्स डिस्प्यूट के ड्रामा की। लंबा है और वाइंड अप हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, लंबे और वाइंड होते हुए खत्म होते हुए टैक्स डिस्प्यूट के एक नाटक की। कह रहा है इसकी एक ऐसी हरकत में कायन एनर्जी ने बोला है, कायन एनर्जी जो ब्रिटिश फर्म भी है, इसने ऐसा कहा है। और क्या कहा है भाई, इसने कंक्लूड कर दिया है, इसने खत्म कर दिया है सारे उन स्टेप्स को, सारे उन कदमों को जो प्रिस्क्राइब किए गए थे, जो सजेस्ट किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। अच्छा क्यों किया इसने ऐसा, ये किया इसने इन ऑर्डर टू आपको पता है ना, किसी काम को किसी मकसद से करते हैं तो इन ऑर्डर टू से बताते हैं। तो इस मकसद से किया है, और मकसद है एलिजिबल होने का, लायक होने का। और किसके लिए, रिफंड के लिए। और किसके, एक बहुत ही बेलिजरेंट, बहुत ही कंटेंशियस, बहुत ही झगड़े भरे रेट्रोएक्टिव टैक्स की लेवी के लिए, पास्ट में लगने वाले टैक्स के लेवी के लिए। टैक्स लेवी मतलब टैक्स ड्यूटी, टैक्स को लगाए जाने का काम। आया समझ में? तो सरकार पहले टैक्स लगाई इन पे, सरकार ने टैक्स लगाया, फिर ये कोर्ट में गए, कोर्ट में केस जीत गए, सरकार केस हार गई। फिर सरकार ने बोला कि टैक्स वापस करेंगे, अब करना ही पड़ेगा। तो सरकार ने बोला ये काम तुम कर दो, फिर टैक्स वापस कर देंगे। तो वो सारे काम करके इस ड्रामा का अंत करते हुए इस फर्म ने बोला भाई हमने सारे स्टेप अप ले दिए जो आपने बोला था, अब हमारे पैसे वापस लाओ। वट की वर्ब है शुड बी, ब्रिटिश एनर्जी फर्म की वर्ब है हैज सेड, इट की वर्ब है हैज कंक्लूडेड। टैक्स लेवी मैंने आपको बता दिया, रिफंड आप जानते हो
कंटेंशियस, झगड़े भरा, बेलिजरेंट, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, बेलिकोज, याद है ना वो बेलिकोज क्राउड था हजारों का जिसने ट्रेन को फूंक दिया, कंटेंशियस है ना। चलिए अब इसमें देखने वाली चीज़ है प्रिस्क्राइब नाम का वर्ड। बहुत बार करवाता हूँ ये कॉन्सेप्ट में, पर मुझे जब भी दिखेगा मैं करवाऊंगा क्योंकि स्टूडेंट्स रोज नए नए आते हैं ना। प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब दो अलग अलग वर्ड हैं। एक में क्या आ रहा है ई, दूसरे में क्या आ रहा है ओ। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सजेस्ट करना। जैसे आप बहुत मोटे हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई थोड़ा हिलो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, सजेस्ट किया है, प्रिस्क्राइब किया है एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करना। और फिर आपने बोला सर और क्या करना है, उसने बोला भाई जब जब आप खाने को देखो अपनी जो है गर्दन दूसरी तरफ मोड़ लिया करो। तो खाना देख करके आपको डॉक्टर ने क्या बोला है कि खाना जो आपको नहीं खाना है या कम खाना है, तो आपको ऐसी चीज़ों को प्रोस्क्राइब किया है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट करना। आया समझ में, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, खाना कम खाओ, एक्सरसाइज को प्रोस्क्राइब, खाने को प्रोस्क्राइब। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे हैं एंटनी में, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्म नाउ रिक्रिसेंट एज कैप्रिकॉर्न एनर्जी एक्सपेक्ट्स टू गेट बैक ₹7900 करोड़। बस इतना ही है। कह रहे फर्म जो अब रीनेम हो चुकी है, रिक्रिसेंट हो चुकी है, ये मैं बता दूंगा वर्ड कैसे बना है। किसी का नामकरण फिर से हो जाना उसको कहते हैं रिक्रिएशन करना। कह रहा है ये फर्म जो अब नाम बदली जा चुकी है, जिसका नाम हो गया है कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कह रहा है ये एक्सपेक्ट करती है, ये आशा करती है कि इसको इतने 1000 करोड़ या 7900 करोड़ सरकार से वापस मिलेंगे। फर्म सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब इस वर्ड को देखेंगे रिक्रिएसेंट, ये कैसे बना है। ये वर्ड बना है क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, हिंदुओं में क्या होता है, हमारा नामकरण होता है, और क्रिश्चियनिटी में होता है बैप्टिज्म। जिस दिन जिस बच्चे का नामकरण हो गया यानी कि बैप्टिज्म हो गया, उस दिन से वो बच्चा क्रिश्चियन बन जाता है। आया समझ में, इस ईसाइयत में वो ईसाई बन जाता है। तो क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन नाम का एक एक्ट होता है, बैप्टिज्म भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे बच्चे का नाम रखा जाता है। तो वहीं से हमने रिक्रिएशन नाम का वर्ड निकाल दिया, किसी का फिर से नामकरण होना। अब यहाँ पे पूजा पाठ की बात नहीं हो रही, कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है तो उसने रिक्रिएशन कर लिया है, रीनेम हो गई है, रीनोमिनेट हो गई है ना। तो क्रिश्चियनिटी से इस वर्ड को आप जोड़ करके रख सकते हैं। चलिए, कह रहा केन एनर्जी वॉज द सेकेंड मेजर फॉर्म परस्यूड बाय द आईडी डिपार्टमेंट फॉर टैक्सेस इट बिलीव्ड हैड accrued in the past using retroactive legislative changes introduced in 2012 budget by then finance minister प्रणब मुखर्जी। कह रहा केन एनर्जी जो थी ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है या मेजर फॉर्म है जो परस्यू की गई है, जिसका पीछा किया गया, जिसको चेज किया गया, हंट किया गया इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और किसके लिए, उन टैक्सेस के लिए जिसको ये डिपार्टमेंट बिलीव करता है कि अक्रू हो चुके थे पास्ट में। समझ गए ना, अक्रू होना मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा होना। तो ये वो टैक्स हैं जो सरकार कहती है, डिपार्टमेंट कहता है कि इकट्ठे हो चुके थे इन द पास्ट। और कैसे, ये सारा काम सरकार कहती है यूज करते हुए रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस को, इस तरह के एक कानूनी बदलावों को जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 2012 के बजट में, उस वक्त के 2012 के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मुखर्जी के द्वारा। आगे समझ में, तो ऐसा हुआ। पहली फर्म कोई और है जिसका नाम आगे बताएगा, दूसरी फर्म है जो है केन एनर्जी जिसका नाम है। आगे समझ में, केन एनर्जी की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है बिलीव्ड, हैड accrued का सब्जेक्ट कहीं छुपा हुआ है, पहले आप देखो कहाँ छुपा हुआ है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। यूजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब केन एनर्जी सेकंड, जब आईटी डिपार्टमेंट इसको परस्यू कर रहा था, है ना, उसी वक्त ये यूज भी कर रहा था रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस को। इंट्रोड्यूस यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन का मतलब है उस वक्त के। अगर ये देन को यहाँ से निकाल दे तो आज के फाइनेंस मिनिस्टर को आप ले बैठोगे, है ना, निर्मला सीतारमन को। तो ये बताने के लिए कि 2012 में जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अर्स्ट वाइल भी बोलते हैं इसको, या देन लगा के आप बताते हैं, है ना, उस वक्त के, तत्कालीन बोलते हैं इसको हिंदी में, तत्कालीन। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हैड accrued का सब्जेक्ट कहाँ है। देखो ये सेंटेंस ऐसा है, बाय द आईटी डिपार्टमेंट फॉर टैक्सेस दैट इट बिलीव्ड हैड accrued। तो यहाँ पे दैट नाम की कंजंक्शन इसने ओमिट की हुई है, और जनरली दैट नाम की कंजंक्शन ओमिट हो भी जाती है। इस केस में वैसे इसको करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन जिसको ओमिट किया जा सकता है इंग्लिश में, वही रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है हैड accrued का। टैक्सेस दैट इट बिलीव्ड, इट मतलब आईटी डिपार्टमेंट, इट बिलीव्ड,
टैक्सेस दैट हैड अक्रूड, ऐसा सेंटेंस बना हुआ है। बढ़े आगे, चलो। सरकार का कोई डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री हो, आगे द लगा दिया करो, है ना। द आईटी डिपार्टमेंट कह रहा है कहाँ गया यार, कह रहा है द ओरिजिनल टारगेट फॉर दिस मूव that has sharply dented India's credibility was Vodafone, which had secured Supreme Court verdict against the tax department's demands for past transactions. तो दूसरा शिकार था केन, पहला शिकार कौन है? कह रहा है जो पहला शिकार था, ओरिजिनल टारगेट था इस पूरी हरकत का, प्रणब मुखर्जी साहब की, कह रहा है वो था जिसने शार्पली डेंट किया है इंडिया की क्रेडिबिलिटी को। ये वो मूव है जिसने बहुत बुरे से डेंट मारा है, चोट मारी है इंडिया की भरोसेमंदी को। अब ये टारगेट कौन था? टारगेट था वॉज वोडाफोन। अब ये कौन वोडाफोन है भाई? जिसने सिक्योर कर लिया था, जिसने महफूज कर लिया था सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर को, और किसके खिलाफ? हमारे आईटी डिपार्टमेंट की डिमांड के खिलाफ। और कौन सी डिमांड? जो पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए टैक्स के ऊपर हम लगा रहे हैं। आ गया समझ में? तो वोडाफोन तो इनके चंगुल में कभी आया ही नहीं। वोडाफोन तो पहले ही कोर्ट के पास चला गया और कोर्ट से लिखवा लाया कि मेरा कोई टैक्स नहीं बनता, आप अपना टैक्स जो है, टैक्स की पॉलिसी को दुरुस्त करो। टारगेट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है हैज शार्पली डेंटेड, दैट आया इस मूव के लिए, वो मूव जिसने डेंट किया है। विच आया यहाँ पे वोडाफोन के लिए, इसकी वर्ब है हैड सिक्योर्ड। क्रेडिबिलिटी, भरोसेमंदी, बिलीवेबिलिटी, है ना, ट्रस्ट वर्दीनेस, आपकी विश्वसनीयता कहलाती है आपकी क्रेडिबिलिटी। वर्डिट का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का फैसला, इसको डिसीजन, रूलिंग, ऑर्डर, डिक्री, एडजुडिकेशन, डिक्री यहाँ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, ये सब के सब इसके सिनोनिम है। ये कोई डिक्शनरी नहीं है जो आपके सामने लिखता हूँ, ये जो सिनोनिम मुझे याद होते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। कोशिश मेरी यही होती है जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन सिनोनिम है किसी भी वर्ड के, वो आपके सामने बार बार आते रहे। तो ये हैंडमेड नोट्स हैं मेरे हाथ के बनाए हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट करेंगे फटाफट रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। मुझे ये बता दो वोडाफोन के लिए विच क्यों लगाया यहाँ पे? वोडाफोन के लिए सर विच क्यों लगाया गया है, दैट क्यों नहीं लगाया गया? पहले खुद से पूछो। रिलेटिव प्रोनाउन विच भी है, हु भी है, दैट भी है, अच्छा हु क्यों नहीं लगाया गया? चलो आराम से वीडियो को पॉज कर लेना, अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो डिटेल में। देखो आसान है, एक बार में समझोगे तो फोकस से आ जाएगा पूरा समझ में। 3 रिलेटिव प्रोनाउन अपने पास, मेजर, हु, विच और दैट। इसके अलावा और भी है, जैसे एज भी है, जैसे हुज भी है, जैसे होम भी है, जैसे बाय विच भी है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। 3 है, मेजर, हु, विच और दैट। तीनों को कब यूज़ करना है? सर विच यूज़ होगा नॉन ह्यूमंस के लिए, ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है, कुर्सी है चाहे कुत्ता है, उसके लिए विच यूज़ करेंगे। हु किसके लिए यूज़ होगा? सर हु यूज़ होगा इंसानों के लिए। और दैट किसके लिए यूज़ होगा? दैट होगा दोनों के लिए। अब ये कैसी बात हुई? जब हु इंसानों के लिए लगा दिया तो दैट कहाँ से आया? दैट दोनों के लिए तो आएगा, लेकिन वो दोनों जो यूनिक ना हो, जिनकी आप पहचान ना कर सको। विच उन नॉन ह्यूमंस के लिए आता है जिनको आप पहचान सकते हो, जो यूनिक है, जो प्रॉपर है। और हु जो है उन ह्यूमंस के लिए आता है जिनको आप पहचान सकते हो, जो यूनिक और प्रॉपर है। सब बातों की एक बात, विच प्रॉपर नाउन्स के लिए आता है लेकिन नॉन ह्यूमंस होने चाहिए, हु प्रॉपर नाउन्स के लिए आता है जो कि ह्यूमंस होने चाहिए, और दैट कॉमन नाउन्स के लिए आता है जो कि चाहे ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो। बस समझ गए ना, ये दोनों प्रॉपर और ये कॉमन। अब इसके साथ में कॉमा के क्या रूल्स हैं? बड़े आसान है। हु और विच, सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे हु हो चाहे विच हो या कोई और भी हो, दैट को छोड़ के सब अपने पहले और बाद में कॉमा को लेते हैं रिलेटिव क्लोज के, ठीक है। दैट वाला जो रिलेटिव क्लोज बनता है उसमें कोई भी कॉमा नहीं होता। अब एक चीज़ और ऐड कर लेना, रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अपनी चेंज फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, चाहे इनका एंटीसीडेंट कोई भी हो, चाहे कितने भी आदमियों के लिए हु आया हो, चाहे कितने भी इंसानों या कुर्सियों के लिए विच को लगाया हो या दैट को लगाया हो, इनकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी। ही और शी का इनमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्म वैसे जेंडर के हिसाब से करेंगे, ना अपने सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। हमेशा इनकी वर्ब आएगी इनके एंटीसीडेंट के तौर पे। अगर एक इंसान के लिए हु आ रहा है तो हु की वर्ब सिंगुलर होगी, अगर 1000 इंसानों के लिए हु आ रहा है तो उसकी वर्ब प्लूरल होगी। एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब को लेंगे। तो कॉन्सेप्ट सारा इतना ही है, प्रैक्टिकली आप इसको लगा के देखें, है ना, खुद भी करके देख सकते हो कितना आपको आता है। द यूएस, who, which या that has the most powerful military is involved in a cold war with China। अमेरिका जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, वो एक शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व है चाइना के साथ। ये जो बीच में आप देख रहे हो ना सर, ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लोज है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? यूएस के बारे में बता रहा है। यूएस क्या है सर? यूएस एक नॉन ह्यूमन है, हु तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे हु तो लगाऊंगा नहीं। अब बताओ विच और दैट में से क्या लगाऊं? अभी बताया था, आप विच लगाओगे उन नॉन ह्यूमंस के लिए
एक कंट्री है ना, ये ह्यूमन तो है नहीं, उन नॉन ह्यूमंस के लिए जो प्रॉपर नाउन्स है। यूएस तो एक प्रॉपर नाउन है, समझ गए मेरी बात को। तो प्रॉपर नाउन के हिसाब से आप क्या लगाओगे, यहाँ पे विच लगाओगे, तो ऐसे बनेगा आपका पूरा सेंटेंस। कोमा का क्या रूल है सर, विच वाला जो प्रॉपर नाउन से बनने वाला, जो प्रॉपर नाउन के लिए विच वाला जो रिलेटिव क्लोज है, पहले और बाद दोनों तरफ कोमा लेता है। तो एक कोमा यहाँ, एक कोमा यहाँ, ठीक है। चलो अगला देखो, द कंट्री, देखो पूरा सेंटेंस वही है, द कंट्री हु विच या दैट हैज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इज इन्वॉल्व इन कोल्ड वॉर विद चाइना। वो कंट्री जिसकी सबसे पावरफुल मिलिट्री है वो चाइना के साथ एक वॉर में इन्वॉल्व है। बड़ा आसान है, यूएस तो प्रॉपर नाउन था इसलिए विच लगा दिया, लेकिन कंट्री यहाँ पे कॉमन नाउन है, नॉन ह्यूमन है चाहे ह्यूमन है, कॉमन नाउन्स के लिए आप दैट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, दैट को लगा देंगे। ये पूरा का पूरा क्लोज है, कंट्री को जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा कॉमा आएगा कि नहीं आएगा, कॉमा बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ से कॉमा निकाल दिया और यहाँ से भी कॉमा निकाल दिया, दैट के साथ में कभी भी कॉमा नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप हु विच या दैट इज द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट इज अ वेल्थी बिजनेसमैन। डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस का एक पुराना प्रेसिडेंट है, एक बड़ा ही अमीर व्यापारी है। अब क्या करें, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सर हु आएगा, दैट नहीं आ सकता, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे लगा दो हु, बाकी सारे को निकाल दो और कॉमा लगेगा। हु और विच जो है हमेशा कॉमा लेते हैं, समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में, द यूएस एंड जापान हु विच या दैट हैव पावरफुल मिलिट्री आर इन्वॉल्व इन कोल्ड वॉर विद चाइना। अब यूएस और जापान दो कंट्रीज आ गई, कंट्री चाहे एक हो चाहे हजार हो, मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। यूएस और जापान दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, ना इनके लिए हु लगाओगे ना इनके लिए दैट लगाओगे, इनके लिए आएगा विच, ठीक है। और वर्ब कैसे आएगी, वर्ब आएगी इन दोनों के हिसाब से। विच की यहाँ पे वर्ब थी हैज़, यूएस अकेला था, अब विच की यहाँ पे वर्ब क्या होगी, इन दोनों के हिसाब से होगी प्लूरल हैव। बस यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। आप पूरी वीडियो भी चला के दे सकते हो, बेसिक में रखी हुई है, और वैसे आपने यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी मैंने आपको शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कहाँ गए, एम्पावर्ड टू डिग अप सिमिलर ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग द इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। द आईटी डिपार्टमेंट हैड since 2014 pursued Kane over a group restructuring undertaken in 2006, culminating in a tax demand of as much as 24,500 करोड़। जब गवर्नमेंट ने सबसे पहले वोडाफोन पे ऐसा काम किया तो कह रहा है एम्पावर होके, सशक्त होकर के, मजबूत बन के, और किस काम के लिए, गड़ी हुई चीज़ों को उखाड़ निकालने के लिए, डिगअप करने के लिए। डिगअप का मतलब होता है ढूंढ ढूंढ के, उखाड़ उखाड़ करके ज़मीन में से निकाल के लाना। तो कह रहा है ताकत मिलने के बाद इस तरह से उखाड़ उखाड़ करके लाने की ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को जिसमें इन्वॉल्व होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर उन एसेट्स का जो सिचुएटेड है इंडिया के अंदर। तो ऐसा होने के बाद या ऐसा हो करके हुआ क्या, हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है ना, वो क्या कर चुका था, वो परस्यू कर चुका था 2014 से केन एनर्जी नाम के इस ग्रुप को। और किस लिए, एक ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, इसके ग्रुप में एक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब ये फैक्ट्री उस, हमारी 4 कंपनियां हैं तो 4 कंपनी में ये फैक्ट्री वहाँ पे, ये फैक्ट्री वहाँ पे ना, रिस्ट्रक्चर कर दिया इन्होंने। जो अंडरटेकन थी, जो एग्जीक्यूट हुई थी सन 2006 में। और ये काम कैसे हुआ, कल्मिनेट होते हुए हुआ, एंड अप होते हुआ, रिजल्ट इनटू होते हुए हुआ एक टैक्स डिमांड में जो थी लगभग एज मच एज 24,500 करोड़ की। आया। तो जैसे ही वोडाफोन को हमने परस्यू किया ना, आईटी डिपार्टमेंट को शेयर मिल गई, उसको लग गया भाई सरकार तो हमारे साथ है। तो ऐसी और मतलब गड़ी हुई जो ट्रांजैक्शन, उनको उखाड़ उखाड़ के, मतलब बाहर निकाल के गड़े मुर्दों को इसने केन एनर्जी पे 24,500 करोड़ की डिमांड डाल दी। आईटी डिपार्टमेंट की वो हैड परस्यूड रीस्ट्रक्चरिंग, आप जानते हैं रीऑर्गेनाइजेशन है ना, इधर उधर जो है फेरबदली करना। अंडरटेकन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो रीस्ट्रक्चरिंग जो एग्जीक्यूट या अंडरटेक की गई थी, जो समझ गए ना, अकर हुई थी। कल्मिनेटिंग यहाँ पे पीपीएस से प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन, जब इसने उखाड़ा और इसको परस्यू किया, ये हुआ कल्मिनेट करते हुए टैक्स की डिमांड में 24,500 करोड़ की। चलिए आगे बढ़े। एम्पावर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है आईटी डिपार्टमेंट के लिए, ये आईटी डिपार्टमेंट के लिए एम्पावर्ड आया हुआ है। ये एज मच एज का कोई काम नहीं होता सेंटेंस में, इसको आप निकाल भी सकते हो। टैक्स डिमांड ऑफ 24,500 करोड़ भी लिख सकते हो। एज मच एज जो है ना, वो बताता है किसी संख्या के बहुत बड़े होने को। आप इसकी जगह कभी कभी एक वर्ड लिखा हुआ देखोगे, हुपिंग,
ठीक है। हुपिंग आता है थोड़ा सा इनफॉर्मल जो है वे में, एज मच एज आता है फॉर्मल वे में। जब कोई बहुत बड़ी अमाउंट आपको बतानी है तो बताओ एज मच एज, है ना, और बोलने में आ रहा है तो हुपिंग। चलिए आगे बढ़े। कह रहा केन एंड वोडाफोन हैड इनिशिएटेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इंडियन टैक्स अथॉरिटीज एक्शंस एंड वॉन इन लेट 2020। कह रहा केन और वोडाफोन जो है उन्होंने इनिशिएट कर दिया था आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को। अब ये क्या होती है भाई? प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, डिस्प्यूट सेटलमेंट, झगड़े को सुलझाने वाला मामला। कह रहे इन दोनों कंपनियों ने शुरू कर दिया था झगड़े को सुलझाने वाली प्रोसीडिंग्स को, कार्रवाई को, भारत के आईटी डिपार्टमेंट के एक्शंस के सामने, इंडिया के टैक्स अथॉरिटीज़ के हरकतों के सामने, और जीत गए 2020 के लेट में। तो ये दोनों कंपनियां जो है बाहर गई इंडिया से, सिंगापुर में, हांगकांग में, वहां जाके इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया को खींच करके ले गई। केन और वोडाफोन की वर्ब है हैड इनिशिएटेड, ये काम कर चुकी थी। आर्बिट्रेशन मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट, मध्यस्थता, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, इसकी दूसरी वर्ब है वॉन, हैड इनिशिएटेड हैंड वॉन। चलिए ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी देख रहे हो ना लास्ट में क्यों आया हुआ है? इंडियन टैक्स अथॉरिटीज, है ना, अपोस्ट्रोफी लास्ट में क्यों आया हुआ है? ये इसलिए आया हुआ है क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज प्लूरल है और इसका पजेसिव बनाया गया है। प्लूरल का पजेसिव जब बनाओ जिसके लास्ट में एस आ रहा हो, ऑलरेडी अपोस्ट्रोफी के बाद में एस को नहीं लगाते हैं। संडे को पंक्चुएशन का पार्ट 2 अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, वहां पे ये कवर हो जाएगा, है ना, संडे को वीडियो आएगी। बट इन केन्स केस द टैक्समैन हैड रिकवर्ड पार्ट ऑफ इट ड्यूज बाय forcibly selling its shares even as arbitration proceedings were pending, an action that led to the Hague awarding it penal damages of 1.2 billion। तो वोडाफोन तो बच गया, लेकिन केन के केस में क्या हुआ? हमारा जो टैक्समैन है ना, टैक्समैन का मतलब होता है टैक्स अथॉरिटी, हमारा आईटी डिपार्टमेंट, इसने रिकवर कर लिया जो बकाया था 24,500 करोड़ का एक हिस्सा। और कैसे? जबरन, फोर्सिबली बेच करके इसके शेयर्स को। और कब? इवन एज, जबकि दूसरी तरफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, चल रही थी कोर्ट में। कह रहे ये एक ऐसा एक्शन था जो लीड टू कर गया हाग को। द हाग क्या? आर्बिट्रेशन कोर्ट, है ना, नेदरलैंड की एक जो है, नेदरलैंड की एम्स्टरडैम है कैपिटल तो, है ना, हाग वहाँ की एक सिटी का नाम है, इसको हाग बोलते हैं, हेग नहीं बोलते। तो ये एक ऐसा एक्शन था जो हाग था, हाग में जो कोर्ट है उसने अवॉर्ड कर दिया, उसने दे दिया इस कंपनी को पीनल डैमेजेस, पीनल मतलब पेनल्टी के तौर पे डैमेजेस 1.2 बिलियन की। तो हमारे टैक्समैन ने ऐसा गलत काम किया कि कोर्ट में केस चल रहा है हाग में, लेकिन उसी के बीच में, मतलब जहाँ भी केस चल रहा है उसी के बीच में इसके शेयर जबरदस्ती जबरन जो है सेल कर दिए। तो कोर्ट ने क्या बोला कि पैसे तो तुम वापस करोगे, साथ में 1.2 बिलियन की पेनल्टी भी तुम्हारे ऊपर लगाते हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 1.2 बिलियन डॉलर्स। ऐसा हुआ इन पे। आगे बात समझ में। टैक्समैन की वर्ब है रिकवर्ड, टैक्समैन मतलब आईटी डिपार्टमेंट, टैक्स वाला मैन, टैक्समैन, हैड रिकवर्ड इसकी वर्ब है। प्रोसीडिंग्स की वर्ब है वर, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे प्रोसीडिंग्स। आर्बिट्रेशन आप जानते हैं मध्यस्थता। एक्शन आया, एक्शन के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब है इसकी लेड टू। हाग यहाँ पे एक सिटी का नाम है, इसके आगे हमेशा द आता है, द हाग ही इस सिटी को लिखा जाता है। पीनल मतलब रिलेटिंग टू पेनल्टी, रिलेटिंग टू पनिशमेंट। चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला worked out belatedly last August through amendments in the tax law, Kane had to drop all legal proceedings seeking to enforce the arbitration award against India, forego the damages and indemnify the government against all future claims and liabilities। तो जब मामला बिगड़ा तब सरकार ने कर दिया इनसे समझौता। अब वो समझौता बता रहा है, कह रहा है एक हिस्से के तौर पे। अच्छा किसके भाई? सरकारी कॉम्प्रोमाइज़ के, सरकार के समझौते के। और वो समझौते का फॉर्मूला जो वर्कआउट किया गया था, जिसको फॉर्मुलेट किया गया था बहुत देरी से, बिलेटेडली, और कब? लास्ट अगस्त में, पिछले साल की अगस्त के महीने में। और कैसे किया गया था? जरिए यानी कि थ्रू संशोधनों के, अमेंडमेंट्स के हमारे टैक्स के लॉ में। तो कह रहे एक इस कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के एक हिस्से के तौर पे हुआ क्या? ये जो केन नाम की फर्म है ना, इसको ड्रॉप करना पड़ा, हैड टू ड्रॉप, मजबूरी में छोड़ना पड़ा सारी लीगल प्रोसीडिंग्स को, सारी कानूनी कार्रवाइयों को, जो कौन सी थी, जो सीख करने वाली थी, कोशिश करने वाली थी इन्फोर्स करने को, लगाने को, आर्बिट्रेशन के अवार्ड को, आर्बिट्रेशन की पेनल्टी को, अवार्ड को इंडिया के खिलाफ। तो सबसे पहला काम इनको ये करना पड़ा। सरकार ने बोला भाई हमारी गलती हम मानते हैं, अब आपसे हम अब समझौता करेंगे,
पैसे अपने ले जाओ जो हमने आपसे लिए थे, छोटी मोटी पेनल्टी भी दे देंगे, लेकिन साइन करो इस फार्मूला पे, ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आपके सामने हम दे रहे हैं। तो पहली इसकी शर्त यही थी कि सारी कोर्ट केस जो है सारे बंद करो, आप दुनिया भर में जो बदनामी कर रहे हो उसको ख़त्म करो, है ना। पहला काम तो इनको ये करना पड़ा। फिर केन को दूसरा काम क्या करना पड़ा, इसको फोरगो करना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, जाने देना पड़ा डैमेजेस को। 1.2 बिलियन डॉलर की जो डैमेज जो पेनल्टी सरकार पे लगाई थी उसको भी छोड़ना पड़ रहा है। और तीसरा काम क्या करना पड़ रहा है, इसको इंडेमनीफाई करना पड़ रहा है, इसको सिक्योरिटी देनी पड़ रही है सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सारी फ्यूचर क्लेम्स और लाइबिलिटी के खिलाफ, कि फ्यूचर में भी आज के बाद आपके खिलाफ कभी केस नहीं करूंगा। अब ये कंपनी क्या बेचारी डूब गई है, इतना इसका टैक्स अपन ने ले लिया, टैक्स इससे रिकवर कर लिया। अब ये कंपनी कहती है कि हमारा पैसा वापस कर दो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, है ना। तो सरकार ने फॉर्मूला निकाला और इस कंपनी से साइन करवा लिए हैं। ये कह रही है कि हम सारे केस वापस लेते हैं, हमारे पैसे थोड़े जो हमारे बचते हैं वापस करो, हम अपना व्यापार चला सके। तो ये हुआ इस फॉर्मूला के अंदर। केन की हुआ हैड टू ड्रॉप, हैड टू फोरगो एंड हैड टू इंडेमनीफाई। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आपको बताते हैं आपकी मजबूरी को, है ना। और कुछ देखने वाला है कि डिटेल में बता दिया मैंने आपको। इंडेमनीफाई का मतलब होता है सिक्योरिटी देना फ्यूचर की, किसी चीज़ की भी सिक्योरिटी आप देते हो तो आप इंडेमनीफाई करते हो। वर्कआउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइस करना, फॉर्मुलेट करना। जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स नीड टू वर्क आउट अ गुड स्ट्रेटजी टू क्रैक देयर एग्जाम। कोई भी एस्पायरेंट होता है, खास करके यूपीएससी वाला, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा एक अच्छी स्ट्रेटजी को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वर्कआउट को फिगर आउट, फॉर्मुलेट या डेवलप भी बोलते हैं। बिलेटेडली मतलब देरी से, विद अ डिले। चलिए आगे बढ़े। कह रहे लास्ट मंथ, अब देखो ये तो केन की बात थी, अब वोडाफोन के साथ क्या हो रहा है। कह रहे पिछले ही महीने लास्ट मंथ वोडाफोन ऑल्सो वेट दिस प्रोविजंस। वोडाफोन ने भी इन सभी प्रोविजंस का फायदा उठाया। वोडाफोन भी कहता है कि पैसा वापस दे दो, कोई दुश्मनी अपने बीच में नहीं है। वोडाफोन की वर्ब है अवेल्ड। अब आगे बढ़ो। कह रहे द गवर्नमेंट शुड ऑन इट्स पार्ट वर्क स्विफ्टली टू प्रोसेस दिस देयर पेपर वर्क एंड प्रेफरेबली रेमिट देयर ड्यूज बिफोर द फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड्स। अब सरकार के लिए नसीहत यह है कि सरकार को अपनी तौर पे, अपने हिस्से के तौर पे ऑन इट्स पार्ट क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए। और कैसे, स्विफ्टली, तेजी से, ताकि प्रोसेस करे उनके पेपर वर्क को, किनके, केन के और वोडाफोन के, और प्रेफरेबली रेमिट करे, जमा करे उनके बकाए को, और इससे पहले कि ये फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होता है, ये साल जो है खत्म होता है। तो इन्होंने अपने हिसाब से बहुत सरकार की सारी बात मान ली, है ना, वोडाफोन ने भी और उसने केन ने भी। सरकार का फर्ज बनता है इनका पैसा इनको जल्दी से जल्दी वापस करे, साल खत्म होने से पहले। गवर्नमेंट की वो है शुड वर्क, फाइनेंशियल ईयर की वो है कंक्लूड्स। रेमिट का मतलब होता है सबमिट करना, रिलीज करना, पे करना, किसी को पैसा देना, है ना। फॉरेन से अगर आपके घर में कोई गया हुआ है, आपको दुबई से, कतर से या यूएस से या कनाडा से पैसे भेज रहा है, तो वो कहलाता है रेमिटेंस। रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस, आपने वर्ड भी सुना होगा। वहाँ से जो रिलीज या पेमेंट हो रही है आपको, वही रेमिटेंस कहलाती है। रेमिट से रेमिटेंस बनता है। स्विफ्टली मतलब क्विकली या स्पीडली। कह रहा while this will be a necessary first step towards restoring some of the damage caused to the brand India, it may not be immediately sufficient. From labeling it as tax terrorism while in the opposition, this government dithered on corrective action till its 8th year in office. कह रहे जरूरी क्यों है, कह रहे जहां ये जरूरी होगा, इट विल बी ए नेसेसरी फर्स्ट स्टेप, ये जरूरी पहला कदम है। और किस और, रिस्टोर करने की तरफ, बहाल करने की तरफ, कुछ है कुछ डैमेज को जो कॉज हुई है ब्रांड इंडिया को, इंडिया के नाम को। तो ये काम जो जल्दी जल्दी करेंगे ना, थोड़े से हमारे नाम को जो चोट पहुंची है उसको हम बहाल कर पाएंगे, डैमेज को सही कर पाएंगे, थोड़ी बहुत डैमेज सही हो जाएगी। कह रहा जहां ये जरूरी है वहीं पे इट, ये हो सकता है इमीडिएटली सफिशिएंट ना हो, फटाफट से, बहुत जल्दी में, शॉर्ट टर्म में बहुत जो है सफिशिएंट ना हो, है ना, काफ़ी ना हो। और कैसे, कह रहे लेबल करने से, नाम देने से इसको, और कैसा, टैक्स टेररिज्म, टैक्स को लेकर के फैलाया जाने वाला आतंकवाद। जब थी पार्टी ऑपोजिशन में, यही सरकार जो है इसने डाइथर किया है, इसने डिथर किया है, इसने डिले किया है, और किस पे, करेक्टिव एक्शन पे, सुधारात्मक कार्रवाई पे, करेक्टिव एक्शन पे। और कब, इसके 8वें ईयर तक ऑफिस के अंदर। तो ठीक है, आप ये कर दोगे तो ब्रांड इक्विटी अपनी रिस्टोर कर लोगे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आप बहुत ही ढीले आदमी हो। जब आप अपोजिशन में बैठे थे तो आप बोलते थे कांग्रेस की सरकार को कि ये टैक्स टेररिज्म है जो आप कर रहे हो कंपनियों के साथ, लेकिन जब आपकी सरकार बनी तो 8वें साल तक आपने अभी तक एक भी एक्शन
इस पूरी चीज़ के ऊपर नहीं लिया, आपने इसको डेथर किया। आ गया समझ में? अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस की वर्ब है विल बी, इट की वर्ब है मे नॉट बी, रिस्टोर करना बहाल करना, लेबल करना मतलब नाम देना, किसी को लेबल देना है ना, ब्रांड करना। गवर्नमेंट की वर्ब है डेथर्ड। डेथर वर्ड कई बार कर चुके हैं, आज डाला नहीं है मैंने वोकैब शीट में। डेथर का मतलब है किसी मामले पे टाल मटोल करना, प्रोक्रास्टिनेट करना, डॉडल करना, लेज करना, है ना, टालते जाना डेथर करना। चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं इवन इन द 8 months following the loss of Kane arbitration, it shuffled its feet from denial and obfuscation to working out legal amendments to fix the mess। कह रहा है यहाँ तक कि 8 महीने और किसके बाद में, फॉलोइंग अपनी हार के बाद में, केन के जो है आर्बिट्रेशन के केस में। कह रहा है हार जाने के यहाँ तक कि 8 महीने बाद भी ये शफल करती रही अपने पैरों पे शफल करना मतलब कभी इस पाँव पे कभी उस पाँव पे, है ना, आगे नहीं बढ़ना, बस जहाँ खड़े हैं वहीं पे पैरों को उचकाते रहना। तो ये शफल करती रही अपने पैरों पे, और कहाँ से कहाँ तक, पहले तो ये डिनाई करती रही, मना करती रही, और फिर क्या दिखाती रही, अपना ऑफस्केशन दिखाती रही। ऑफस्केशन का मतलब होता है आपकी कन्फ्यूजन, है ना, आप बोलते हो ना अरे यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, तो आप पहले डिनाई करते रहे, फिर आप मना करते रहे कि नहीं 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 ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और फिर कहाँ तक पहुँचे आप, वर्क आउट करने तक पहुँचे, डिवाइस करने तक पहुँचे, लीगल अमेंडमेंट्स को, कानूनी सुधारों को, इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, फिक्स करने के लिए इस मैस को। तो ऐसा भी हुआ, 8 महीने तक सरकार जो है टाल मटोल करती रही केस आने के बाद। इट की वर्ब है शफल्ड। ऑफस्केशन का मतलब होता है कन्फ्यूजन, पजलमेंट। डिनाइल का मतलब होता है मना कर देना। वर्कआउट करना मतलब फिगर आउट करना, ऊपर आपको बताया था ना किसी फॉर्मूला को। मैस का मतलब होता है सारा, समझ गए ना, सारा ये जो फैला हुआ है इसको मैस बोलेंगे, है ना, पूरे इस जो है मामले को। फ्रॉम और टू प्रेपोजिशन हमेशा साथ में चलती है, फ्रॉम हेयर टू देयर ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए फ्रॉम और टू दोनों के बाद में नाउन या जीरेंट देखेंगे तो टू वर्किंग आउट लिखा है, फ्रॉम प्लस में टू प्रेपोजिशन, वर्किंग आउट इसका जो है जेरेंट। चलिए, कह द ओनली ऑस्टेंसिबल ट्रिगर फॉर द चेंज was global courts approving seizure of Indian assets as Kane sought to enforce arbitration award। कह रहा महज अकेला जो ऑस्टेंसिबल ट्रिगर था, ऑस्टेंसिबल मतलब कथित, ट्रिगर मतलब जो चीज़ आपको उकसाए, कह रहा है वो एक ही चीज़ थी जिसने इसको उकसाया चेंज के लिए, बदलाव के लिए हमारी सरकार को। वो ट्रिगर क्या था, वो पूरी ग्लोबल कोर्ट्स का था अप्रूव करना, कब्जे में लिए जाने को, अरेस्ट किए जाने को भारत के एसेट्स को, जैसे ही केन ने सॉर्ट किया, कोशिश किया एनफोर्स करवाने को, इम्प्लीमेंट करवाने को अपने आर्बिट्रेशन के अवार्ड को। तो जब ये केन कोर्स जो अपना जो है पूरा जो है मामला जीत गई, है ना, केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गई, उसके बाद भी केन जो है ना इसको पैसे नहीं मिले, तो ये फिर कोर्ट के पास गया कि आपने तो बोला था पैसे दिलवा दोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नहीं रही। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, इनकी नीदरलैंड में कोई प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आप ले लो। तो जब ये सीजर की बात आ गई ना, तब जाके हमारी गवर्नमेंट जो है जागी और इसने अपने टैक्स के जो है उसमें बदलाव लेकर के आई, समझ में। तो यही था ऑस्टेंसिबल ट्रिगर। ट्रिगर की वर्ब है वॉज, केन की वर्ब है सॉट, एनफोर्स करना, इंप्लीमेंट करना, सीजर मतलब अरेस्ट या कैप्चर, कब्जे में लिया जाने का काम, ऑस्टेंसिबल मतलब कथित तौर पे अलेजिड, है ना। कह रहा वेदर दिस वॉज एन आउटकम ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ब्रावेडो, ऑफिशियल ऑब्स्टिनेसी, पॉलिटिकल पैरालिसिस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, इंडिया नीड्स टू अबैंडन सच फिकलनेस एंड डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेटर सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी अक्रॉस इकोनॉमिक पॉलिसी, be it about GST or global trade engagement, in order to bolster its credentials as an ideal investment destination। बिल्कुल सही बात है। कह रहे चाहे पूरा ड्रामा एक आउटकम था, एक नतीजा था ब्यूरोक्रेटिक ब्रेविडो का। ब्रेविडो का मतलब होता है दुस्साहसी, समझ गए, करेज, और कैसा नेगेटिव टाइप का। चाहे तो हमारे ऑफिशियल बाबू जो ब्यूरोक्रेसी है उनका ये दुस्साहस था, है ना, उनकी जरूरत थी ये, चाहे तो ये उसका आउटकम था ये पूरा मामला, या फिर हमारी ऑफिशियल ऑब्स्टिनेसी का था, हमारी सरकारी जिद्दी पने का था कि हम तो टैक्स लगाएंगे, है ना, ऐसे जिद्दी पने का, और या फिर पॉलिटिकल पैरालिसिस का था, हमारी सियासत में, हमारी राजनीतिक में जो लकवा मार गया है, जो इनएक्टिविटी है उसका था, और या फिर एक कॉम्बिनेशन था इन तीनों का। कह रहे चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी रीजन हो, कह रहे इंडिया को नीड है कि वो अबैंडन करे, वो पीछा छुड़ाए ऐसी फिकलनेस से, ऐसी चेंजेबिलिटी से, ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से, और डिमॉन्स्ट्रेट करे, दिखाए और ज़्यादा सर्टेनिटी और रिलायबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी, और कहाँ पे, अक्रॉस पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी में, हर तरफ, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे रेवेन्यू की बात हो, है ना, ऐसा इंडिया को दिखाना चाहिए। अब कह रहे BET, चाहे बात हो
बीट का मतलब होता है चाहे बात हो जीएसटी की और चाहे बात हो ग्लोबल इंगेजमेंट की, है ना, सब जगह हमें ये दिखाना पड़ेगा। और क्यों दिखाना है भाई? इस मकसद से, इन ऑर्डर टू, और वो मकसद है बॉल्स्टर करने का, स्ट्रेंथन करने का, सपोर्ट करने का हमारी भरोसेमंदी को, क्रेडेंशियल्स को, और कैसे एक आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे, एक आइडियल निवेश की मुकाम के तौर पे। आया समझ में? जो गलतियां हो गई उन पे मिट्टी डालो, आगे के लिए अपनी पॉलिसी को अच्छा बनाओ। अच्छा बनाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कंट्री में लेकर के आओगे और ज़्यादा ग्रो करोगे। दिस की वर्ब है वॉज, इंडिया की वर्ब है नीड्स। आउटकम मतलब नतीजा, ब्रेवडो मतलब आपको बता दिया मैंने आपको, है ना। करेज और कौन सा वाला? नेगेटिव टाइप वाला। ऑप्शन ए सी, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जिद्दीपना, ढीठपना आपका। ऑप्शन ए सी स्टबर्ननेस। फिकलनेस मतलब चेंजेबिलिटी। बी इट का मतलब है चाहे बात हो। बॉल्स्टर का मतलब है सपोर्ट करना। आर्टिकल यहाँ पे पूरा अच्छा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, बहुत कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। कभी लिखने को मिले आपको रेट्रोएक्टिव टेक्स्ट पे, अब बहुत सारा मटेरियल आपके दिमाग में आ चुका है। फटाफट से बढ़ेंगे अपने क्विज पे। 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है सिक्योरिटी अगर देते हैं किसी चीज़ की तो उस वर्ब को क्या बोलते हैं? इंडेमनीफाई बोलते हैं, ऑब्फस्केट बोलते हैं, ऑस्टेंसिबल बोलते हैं, डेथर बोलते हैं। अच्छे से जानते हो, अगर आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है, चारों वर्ड के मीनिंग आपके दिमाग में होने चाहिए, एक के नहीं, चारों के। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करो, चूज़ करो और उसके सही वर्ब को चूज़ करो। सेवरल मेजर इकोनॉमीज, अब इसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन और कैसी उसकी वर्ब आप खुद से चूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना है आर्बिट्रेशन, ब्रेवडो, ऑप्शन ए सी और या फिर इन तीनों में से कोई नहीं, कौन सा वोकैब वर्ड यहाँ पे सही तरीके से सेट बैठता है ना। लेट गो का मतलब होता है छोड़ देना, जाने देना। चलिए कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और किसके लिए? गवर्नमेंट के कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला को लेकर के। और कब? जो फॉर्मूला आया था हार जाने के बाद रेट्रोएक्टिव टैक्स के लॉ सूट्स को, कोर्ट केसेस को। तो जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला गवर्नमेंट लेके आई थी, चारों में से कौन सी चीज़ उसके लिए ट्रू है? ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है, पहले करो फिर मैं करवा रहा हूँ, है ना। पॉज करो यही वीडियो को और बताओ चारों में से कोई भी नहीं है, या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है बताओ। चलो, द केन एनर्जी रिफ्यूज टू अवेल द फॉर्मूला वाइल वोडाफोन एक्सेप्टेड इट। देखो सेकंड पार्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट गलत है। केन एनर्जी ने भी फॉर्मूला को रिफ्यूज नहीं किया है, इसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करके ही इसने बोला है कि हमने अब सारे जो काम इंडिया ने बोले थे वो कर दिए हैं, हमारा टैक्स वापस करो। आर्टिकल की पहली लाइन ही ये है। तो केन एनर्जी ने रिफ्यूज नहीं किया सर, ना वोडाफोन ने किया, दोनों ने इस फॉर्मूला को अपनाया है। तो पहला तो आपका आंसर नहीं है। दूसरा देखो, द फॉर्मूला वॉज फिगर्ड आउट आफ्टर अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन पिनल कोड। फॉर्मूला को बनाया गया था आईपीसी में अमेंडमेंट को ला करके। बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूला को बनाया गया था अमेंडमेंट के जरिए, लेकिन इंडियन पिनल कोड में नहीं, फॉर्मूला को अमेंडमेंट के जरिए बनाया गया था हमारे टैक्स के कोड में। कहाँ पे लाया? थ्रू अमेंडमेंट्स इन टैक्स लॉ। तो आईपीसी तो सजा वाला होता है ना, पिनल कोड, सजाए मौत देनी है या उम्र कैद देनी है, तो वो वाला मामला यहाँ नहीं है। तो आईपीसी गलत है, ये भी नहीं बैठेगा, आईपीसी नहीं बैठेगा। थर्ड में देख लो, द फॉर्मूला वॉज फाउंड बाय द अर्स्ट वाइल फाइनेंस मिनिस्टर मुखर्जी इन 12। फॉर्मूला बनाया गया था मुखर्जी साहब के द्वारा 12 में। गलत बात है, मुखर्जी साहब का जो सारा फैलाया हुआ था ये उसको समेटा जा रहा है, समझ गए ना। देसी भाषा में बता रहा हूँ आपको, 12 के अंदर मुखर्जी साहब ने तो ये टैक्स लगाया था जिसको अब आज की सरकार जो है समेट रही है कैसे भी करके। तो ये बात तो ठीक है, 12 में वो थे, लेकिन टैक्स इन्होंने फॉर्मूला नहीं लगाया था। फॉर्मूला 12 का नहीं बना हुआ, 21 का बना हुआ है, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव आपका आंसर बनता है डी। चलिए बाकी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में। इसी वीडियो के नीचे जाओ, अभी से अपने आंसर्स को चेक करो, मेरे आंसर से मैच करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू कोर्सेज इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, सुबह शाम में आपको रिप्लाई कर देंगे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को। अंटिल देन फिर से मुलाकात होगी कल। साइनिंग आउट।